लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी 7वें चरण में घोसी में भी मतदान होगा। घोसी में दिलचस्प मुकाबला है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद आपको। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं और आखिरी चरण का मतदान, इसके साथ तो लोकसभा चुनाव भी खत्म हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? जिन मुद्दों पर छठे चरण के आते आते इंडिया गठबंधन ने जीत का छक्का मार दिया है, उन्हीं मुद्दे पर यहाँ चुनाव होंगे। बेरोजगारी, झूठ, जुमला, महंगाई, भ्रष्टाचार। यहाँ आज प्रधानमंत्री जी आए थे, 10 साल हो गए, इन्होंने कुछ दिया नहीं घोसी को। 7 साल यहाँ इनकी सरकार को हो गए। लोगों को बड़ी उम्मीदें थे कि शायद इस चुनाव में देंगे, लेकिन इस चुनाव में वही घिसी पीटी बातें, उनकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें। 2014 में देश बिकने नहीं देंगे, से 2024 में भैंस बिकने नहीं देंगे, और बात मंगल से सूत्र से शुरू होकर 2024 में मुजरे तक आ गई। कभी कहा करते थे कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया की कीमत गिरने से देश का स्वाभिमान गिरता है। भाषा का इस स्तर का गिरना प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का स्वाभिमान कहाँ गिर रहा होगा? जनता सब देख रही है, जनता जवाब दे रही है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया, 500 वर्षों से जो काम अधूरा था वो कर दिया, और आप लोग बल्कि जब सत्ता में आएंगे तो जैसे बिल्कुस बानो का पलट दिया था फैसला, उसी प्रकार से राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते ना, तो उनका इतना जवाब तगड़ा मिलता कि तिलमिला जाते। शालीनता के साथ यही कहूँगा कि राम मंदिर कांग्रेस ने खुलवाया था, मूर्ति भी कांग्रेस के दौर में हुई थी। आपको इतिहास भूगोल पता नहीं है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में है कि अफगानिस्तान में है। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह एक साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठे थे, नहीं बैठे थे? विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक साथ बैठे थे, नहीं बैठे थे? अगर आपको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं तो ऐसा नहीं कि देश को भी ज्ञान नहीं है। पर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, उन लोगों को तो पूर्वांचल की जनता मतदान में बताइए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, जिन लोगों ने नौजवानों के पेपर लीक कर दिया, जिन लोगों ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दी, वही नौजवान इस सरकार को बेरोजगार कर रहे हैं। बात करिए ना, वहाँ बात बेरोजगारी की करिए ना। 5 साल से क्यों नौकरियां नहीं लगी एक भी? यहाँ आप 75 साल की उम्र में 5 साल और मांगेंगे। हमारा 17 साल का भाई 4 साल में रिटायर हो जाएगा और देश स्वीकार कर लेगा। आपके टेंडर के पेपर गुजरात चले जाते हैं, लीक नहीं होता, लेकिन हमारे बच्चों का पेपर लीक हो जाएगा, देश स्वीकार कर लेगा। जब कुछ कहने को नहीं हुआ तो वही घिसी पिटी बातें करना। वो तो कह रहे हैं कि हमारे 6 चरण में हम 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और एकदम सशक्त सरकार बनने जा रही है 4 जून। आप ईमानदारी से बताइए, 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री जी की यही भाषा थी क्या? उनकी भाषा नहीं बता रही कि हताश, निराश, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में है? आज तो डिप्रेशन में थे, उनका टोन ही बता रहा था। कभी इस टोन में आप चाहिए, अगर मेरी बातों पर यकीन है तो अपनी लाइब्रेरी के उनके भाषणों के, चुनावी भाषणों के रिकॉर्ड प्ले कर लीजिए। जो भाषा थी, तो अब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि उनका डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एब्सोल्यूट पावर एंजॉय जो करते रहे, पैरों के नीचे खिसकती हुई जमीन है कि जो कुछ भी बोले। 3 बातों का जिक्र किया घोसी की सभा में, जो कि चर्चा का विषय रही। एक राम मंदिर जो मैंने आपसे पूछा, एक आरक्षण के मुद्दे की बात उन्होंने कही कि सपा का मैनिफेस्टो 2012 का है, जो इसमें कहा गया है कि पिछड़ों की तरह तर्ज पर या समान रूप से मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, जो कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। जब इस तरह बोलते हैं तो मुझे लगता है कभी कभी, हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी कभी सच बोलते नहीं, लेकिन जो उन्होंने आप लोगों के टीवी चैनलों पर बोला था, देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मोदी नाम है, तो मुझे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सबसे बड़ा झूठा है कौन? 3 मुद्दे घोसी में जो बोलने थे कि अगर बुनकरों को जो आप तबाह कर रहे हो, फ्लैट रेट की बिजली आपने ले लिया, जीएसटी लगा दिया, थाक महंगे कर दिया, यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसका क्या होगा? दूसरा मुद्दा यहाँ था कि जो यहाँ की कताई मिल और चीनी मिल जो सब बंद पड़ी हुई है, जो उस तरह का कल्पना राय ने शुरू किया था वो सब बंद पड़ा हुआ है, उसको शुरू कब करोगे? तीसरा मुद्दा यह था कि जो यहाँ बेरोजगार नौजवान है, यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, कोई व्यापारिक केंद्र यहाँ नहीं है, यहाँ भुखमरी का दौर आने वाला है, उसके लिए आपके पास क्या है? तीनों मुद्दों पर कुछ बोले। घर में रोटी नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि यहाँ के किसान पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। छोटे छोटे 2 बीघा 4 बीघा वाले किसान हैं। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, नौकरी और रोजगार नहीं है,
तो जिंदगी कैसे कटती है, जनता को अपने प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा होगी ना। प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी होती है, क्यों नहीं बोले इस पे? क्यों नहीं बोले कि जिस शख्स के लिए मैं वोट मांगने आया हूँ, इसने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताया था। तो ये झूठे हैं या वो झूठा है, ये बात करते तब जनता उनकी बातों पर विचार करती। तो पूरे टाइम जनता कंफ्यूज रह गई कि दोनों में बड़ा झूठा कौन है। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कभी ऐसे बातें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खाली भाजपा के नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की बातें बोली गई थी तो अच्छा हमें भी नहीं लगा था, क्योंकि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में विवाद होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, विचारधारा का मतभेद होना चाहिए। लेकिन बात जब माँ बहन की गाली पर आ जाए, बात भीख मंगवाने पर आ जाए, बात मैं किसका औलाद हूं पर आ जाए, उसी व्यक्ति को लेकर जब वो मंच पर खड़ा होकर जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपका खोखलापन दिखता है, आपका हल्कापन दिखता है, आप भीतर से कितने कमजोर हो गए, थक चुके हैं, ये दिखता है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान और ताकत होती तो ऐसे लोगों को कभी बगल में नहीं खड़ा होने देते जिसने कभी आपके कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियां दिया था। जो सर्वोच्च नेता अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता, उनसे किसी और सम्मान की अपेक्षा क्या किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल से माफिया राज को खत्म कर दिया, जो लोग जमीनें हड़पते थे, विकास रोकते थे, अब पूर्वांचल की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। लोगों को याद आता है कि जिन जिन लोगों को खत्म करने की बात किया, सबको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। 3 ही दिन बाद तो अजित पवार को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया था। क्या कहते 3 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला आपने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? चक्की पिसिंग कौन कर रहा था? नारायण राणे कौन है? जितने अपराधी होते हैं कौन है जिनको अपने कैबिनेट में ले लिया? अब तो प्रधानमंत्री जब इस तरह के किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद उनको फिर ये कुछ मंत्री न बना दे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक अपेक्षा है, आप ही के पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, प्रधानमंत्री थे, उनके भी राजनीतिक विरोधी थे। मेरे जैसे आदमी आज भी उनके भाषण सुनता है। कम से कम हमारे मन में प्रधानमंत्री पद के लिए आदर और सत्कार रहने दीजिए, वो गरिमा बनाए रखिए। पद आता रहेगा, जाता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सत्ता आती रहेगी, सत्ता जाती रहेगी। ऐसे लोगों को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो आपका जो प्रत्याशी है, चिमटे से भी छूने लायक नहीं है। आप कभी इसका वोट मांगते हैं, कभी 2,900 कितने बलात्कारों का आरोपी रवाना के लिए वोट मांगते हैं। ये अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री जी। राजीव जी, एक विषय है कि जब पूर्वांचल में मतदान वगैरह की बात आती है तो आपने जैसा कहा कि विकास का मुद्दा हो, रोजगार, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेपर लीक का मुद्दा है, सेना में भर्ती का मामला है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन पूर्वांचल में जब मतदान की बात आती है तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? जातीय समीकरण क्या आपके पक्ष में है? आप भी उसको एक यूटिलाइज करेंगे? क्या समीकरण देख रहे हैं? कम से कम घोसी के इस चुनाव में आपके सहयोगी पत्रकार साथी भी जो स्थानीय सहमत होंगे, नहीं तो आप भी मेरे सामने पूछ सकते हैं, बहस करा सकते हैं कि इस चुनाव में जात का बंधन, पार्टी का बंधन, धर्म का बंधन सब कुछ टूट चुका है। कुछ भी नहीं है। आप 5 तारीख को मैं आपके लिए जरूर समय निकालूंगा, देखिएगा ये बातें कैसे सच साबित हो रही है। आखिरी सवाल, चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन तो नारा दे चुका है आपकी बार 400 पार। आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? आप कितने आश्वस्त हैं कि सरकार आएगी? कितनी सीटें आएंगी? उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी या गठबंधन? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैंने बोला 6ठे चरण के साथ ही जीत का छक्का लग चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चंद दिनों की मेहमान है ये सरकार। उसके बाद जब 5 तारीख को सरकार बनेगी तो जितने इन्होंने उल्टे सीधे काम किए थे उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजीव राय, जिनका कहना है कि 6वें चरण के मतदान के साथ ही जीत का छक्का लग चुका है और 4 जून के बाद ये सरकार अपना बोरिया बिस्तर बंद करके रवाना होगी और 5 तारीख को जो सरकार बनेगी वो पिछले कामों में उसकी जांच कराएगी और फिर जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी सरकार स्थापित करेगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, घोसी।